सोच कर देखिए, साल है 1945। दूसरा विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ है और दुनिया उसके मलबे से उबरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसी राख से एक नया टकराव जन्म ले रहा था। ये कोई आम जंग नहीं थी। ये एक ऐसा युद्ध था जो खुफिया जानकारी, धोखे और सीक्रेट ऑपरेशन से लड़ा जाना था। ये शीत युद्ध था और इसी माहौल से जन्म हुआ एक बिल्कुल नई तरह की जासूसी एजेंसी का CIA। लेकिन इसमें एक बड़ी अजीब बात थी। अमेरिका दुनिया की नई सुपर पावर तो बन गया था, पर खुफिया जानकारी के मामले में वो बिल्कुल अंधेरे में था। उनकी जो वॉर टाइम स्पाई एजेंसी थी, ऑफिस ऑफ स्ट्रेटेजिक सर्विसेज या OSS, उसे बंद कर दिया गया था और इससे एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया। दूसरी तरफ सोवियत यूनियन का जासूसी नेटवर्क दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। अब जाहिर है राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन के लिए ये खुफिया गैप बर्दाश्त के बाहर था। उन्होंने फौरन एक ऐसी एजेंसी बनाने का ऑर्डर दिया जो सिर्फ जासूसी ही न करे, बल्कि पर्दे के पीछे से अमेरिका के हितों के लिए काम भी करे। और इस तरह 1947 में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA का जन्म हुआ। CIA को जो मैंडेट या अधिकार दिया गया वो जानबूझकर बहुत अस्पष्ट और ताकतवर रखा गया था। कहा गया कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी समझे जाने वाले काम कर सकती है, और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को जवाबदेह थी। इसका मतलब था कि उसे काम करने की जबरदस्त आज़ादी मिली हुई थी। अच्छा, अब साये में रह के काम करने के लिए CIA को ऐसे पैसे की जरूरत थी जिसे कोई ट्रैक न कर सके, यानी एक ब्लैक बजट। और इसका जुगाड़ हुआ एक ऐसी जगह से जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, युद्ध से तबाह हुए यूरोप से। पहली नज़र में तो मार्शल प्लान एक बहुत ही नेक काम लगता था। इसका मकसद था यूरोप को फिर से खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर की मदद देना, ताकि वहां कम्युनिज्म ना फैले। ऑफिशियली मार्शल प्लान के तहत $13 बिलियन दिए गए थे। सोचिए, आज के हिसाब से ये $150 बिलियन से भी ज्यादा की रकम है। ये बहुत बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन पर्दे के पीछे एक सीक्रेट डील हुई थी। मार्शल प्लान के कुल फंड का 5% यानी लगभग $685 मिलियन चुपके से CIA के नए ब्लैक बजट में डाल दिया गया। इसी पैसे से एजेंसी ने दुनिया भर में अपने सीक्रेट ऑपरेशंस को फंड किया। पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता, है ना? इतना पैसा होने के बावजूद ये नई नवीली CIA तजुर्बेकार KGB के सामने कहीं नहीं टिकती थी। सोवियत ब्लॉक में घुसने की उनकी शुरुआती सारी कोशिशें एक के बाद एक भयानक फेलियर साबित हुईं। उनका लगभग हर एजेंट या तो पकड़ा गया या मार दिया गया। अब इतनी बार फेल होने के बाद CIA की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। उन्हें अब किसी भी हाल में एक जीत चाहिए थी। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम सोवियत यूनियन की जासूसी नहीं कर सकते तो क्यों ना उसे सीधे सीधे कमजोर किया जाए। यहीं से एजेंसी का फोकस जासूसी से हटकर कोवर्ट एक्शन यानी गुप्त कार्रवाइयों पर चला गया। और इस नई प्लेबुक को टेस्ट करने का पहला मौका मिला 1953 में ईरान में। वहां के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुसद्दिक ने ईरान के तेल भंडारों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे ब्रिटेन के हितों को बड़ा खतरा पैदा हुआ और उन्होंने मदद के लिए CIA का दरवाजा खटखटाया। ये प्लेबुक जितनी सीधी थी उतनी ही खतरनाक। CIA ने मीडिया और नेताओं को मुसद्दिक के खिलाफ करने के लिए रिश्वतें दी, पैसे देकर सड़कों पर दंगे करवाए और आखिरकार सेना को तख्ता पलट के लिए उकसा दिया। नतीजा, एक लोकतंत्र को गिरा दिया गया था। CIA के हेडक्वार्टर्स लैंगली में इस ईरान ऑपरेशन को एक जबरदस्त कामयाबी के तौर पर मनाया गया, लेकिन असल में ये एक खतरनाक ब्लूप्रिंट बन गया था कि अमेरिका अपने हितों के लिए लोकतांत्रिक सरकारों को भी पर्दे के पीछे से गिरा सकता है। तो एक तरफ CIA सरकारें गिराने में माहिर हो रही थी, लेकिन उनकी जो असल समस्या थी वो अभी भी वहीं की वहीं थी। वो अब भी सोवियत यूनियन के अंदर झांक नहीं पा रहे थे। जमीन पर उनके जासूस फेल हो रहे थे, इसलिए एजेंसी ने इसका हल आसमान में ढूंढा। सीधी सी बात थी, जमीन पर उनके हर एजेंट को KGB पकड़ लेता था। तो उन्होंने सोचा, क्या वो अगर एक ऐसा जासूस हो जिसे कोई पकड़ ही ना सके, एक ऐसा जासूस जो दुश्मन की पहुंच से कोसों ऊपर उड़ता हो। यही टेक्नोलॉजी का वादा था। और इसका जवाब था U-2 स्पाई प्लेन। ये प्लेन सच में टेक्नोलॉजी का एक कमाल था। ये 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता था, जहां सोवियत फाइटर जेट्स या मिसाइलें पहुंच ही नहीं सकती थीं। ये सोवियत यूनियन की बीचों बीच उड़कर तस्वीरें ले सकता था। आखिरकार CIA को वो भरोसेमंद खुफिया जानकारी मिल रही थी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। तो अब CIA के पास 2 हथियार थे,
एक नई टेक्नोलॉजी और ईरान में टेस्ट की हुई एक सीक्रेट प्लेबुक, और उन्होंने शीत युद्ध में दखल देना जारी रखा। लेकिन इसके नतीजे बहुत अलग-अलग निकले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है क्यूबा की भयानक नाकामी और चिली की क्रूर कामयाबी। 1961 में CIA ने क्यूबा के निर्वासितों को ट्रेनिंग और हथियार देकर फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट करने भेजा। बे ऑफ पिग्स नाम का यह हमला कुछ ही दिनों में बुरी तरह फेल हो गया। ये एक पब्लिक डिजास्टर था जिससे पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की बड़ी बेइज्जती हुई। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी तो आग बबूला हो गए थे। इस फेलियर ने व्हाइट हाउस और CIA के बीच भरोसे की एक गहरी खाई खोद दी और एजेंसी की साख को बहुत बड़ा धक्का लगा। लेकिन CIA ने क्यूबा की गलती से सबक सीखा। एक दशक बाद जब चिली में साल्वाडोर अलेंदे एक मार्क्सवादी राष्ट्रपति चुने गए, तो CIA ने एक अलग तरीका अपनाया। इस बार सीधे हमले की बजाय उन्होंने राजनीतिक और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल करके अलिंदे की सरकार को अस्थिर करने का एक गुप्त अभियान चलाया। तो फर्क देखिए, क्यूबा एक पब्लिक फेलियर था, चिली एक सीक्रेट सक्सेस। एजेंसी ने अपनी रणनीति बदल दी थी, सीधी फौजी कार्रवाई से हटकर आर्थिक तबाही और राजनीतिक साजिश की तरफ। लेकिन इस सक्सेस का नतीजा क्या निकला? एक बेहद क्रूर मिलिट्री तानाशाही जिसने चिली पर सालों तक राज किया। ईरान से लेकर चिली तक CIA ने शीत युद्ध के अंधेरों में काम करने के अपने तौर तरीके लिखे। लेकिन ये आज भी एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, जब ताकत बिना किसी जवाबदेही के काम करती है तो उसकी कामयाबी की असली कीमत कौन चुकाता है और उसकी बनाई विरासत आज की दुनिया को कैसे शक्ल दे रही है।